we were discussing about the second chapter of engineering methodology, that is standards and comparators. आपका जो सेकेंड चैप्टर है उसके दो हिस्से हैं. एक जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. सेकेंड पार्ट जो है वो कंपेरेटर्स के बारे में पढ़ेंगे. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द कंपेरेटर्स. few of the comparators we had studied in the last lecture as well. तो क्या है कंपेरेटर, किसको बोलते हैं? अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो इंट्रोडक्शन में क्या है यहाँ पे, ऑल मेजरमेंट्स रिक्वायर द अननोन क्वांटिटी टू बी कंपेयर्ड विद अ नोन क्वांटिटी कॉल्ड ए स्टैंडर्ड. तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेयर कर रहे हैं, मतलब किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ कंपेरिजन कर रहे हैं. जिस कंपोनेंट की या जिस ऑब्जेक्ट की हमको मेजरमेंट करनी है उस ऑब्जेक्ट का जो मेजर्ड वैल्यू रहेगा उसको कंपेयर करेंगे हम स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ. सो इन शॉर्ट ये क्या है, कंपैरिजन है मेजर्ड वैल्यू का स्टैंडर्ड वैल्यू के साथ. देयर आर सर्टेन डिवाइसेस इन विच स्टैंडर्ड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट्स. इट कंपेयर्स द अननोन लेंथ with the standard. Such measurements is known as comparison measurement, and the instrument which provides such comparison is called a comparator. Comparators are generally used for linear measurements, and various comparators available differ basically in the method employed for amplifying and recording the variations measured. ठीक है, तो ये आपका जो एक ओवरव्यू हो गया किसके बारे में, कंपैरेटर्स किसको बोलते हैं या कंपैरेटर्स का क्या फंक्शन है. अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. कभी आप लोगों ने देखा है कि कोई कंस्ट्रक्शन साइट जहाँ पे काम चल रहा है, कभी देखा है आप लोगों ने? यस सर. हाँ, अब वहाँ पे जो स्टील के बार्स होते हैं, जो सरिया होता है, उस सरिये को कट करने के लिए कट कैसे करते हैं वो देखा है आप लोगों ने? मशीन रहती है सर. हाँ, आजकल तो मशीन आ गई, पहले तो हाथ से कट किया जाता था, छेनी और हथौड़े की मदद से कट किया जाता था. तो आजकल तो मशीन आ गई. बट वो जो है सरिया जो है या स्टील रॉड्स जो है उसको ऐसे कट करते हैं या वो मेजर करके कट करते हैं, कैसे कट करते हैं? मेजर करते हैं. मेजर करके कट करते हैं. वेरी गुड. अब वहाँ पे जो मेजरमेंट होता है हर एक सरिये का इंडिविजुअल मेजरमेंट लेते हैं वो या कैसे करते हैं, कैसे काम होता है वहाँ पर? इंडिविजुअल से मेजरमेंट लेते हैं हर सरिये का. हर सरिये का मेजरमेंट लेते हैं. यस सर. जैसे मतलब सेम साइज का रहेगा तो एक मेजरमेंट लेके काट देते हैं, और अलग अलग साइज का रहेगा तो अलग अलग रहते हैं सर. हाँ, तो अगर क्या होता है, अगर सब सारे सेम ही साइज़ के होते हैं आमतौर पे, अगर एक कॉलम का सरिया अगर हमको कट करना है या एक कॉलम के लिए स्टील को कट करना है तो ऑब्वियसली वो कॉलम की जो लेंथ रहेगी वो तो सेम ही रहेगी. यस सर. और एक कॉलम के अंदर आमतौर पे 4 से लेकर 8 तक सरिये लग जाते हैं, है ना? हाँ. किसी में कोई लोग जो है 4 सरिये डालते हैं. सर 4 मैक्सिमम 4 ही, मिनिमम 4 ही लगते हैं सर ना. मिनिमम 4 है लेकिन मैक्सिमम 8 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं. यस सर. ठीक है. अब वहाँ पे क्या होता है कि हर एक सरिये का वो मेजरमेंट नहीं लेते. वो क्या करेंगे, पहला जो सरिया रहेगा उसको मेजरिंग टेप की मदद से मेजर करेंगे. फर्स्ट जो बार रहेगा, स्टील का जो बार रहेगा, उसको दे विल मेजर इट विद द हेल्प ऑफ अ मेजरिंग टेप. क्योंकि मेजरिंग टेप के लिए क्या लगेगा, वहाँ पे 2 लोग लगते हैं. और अगेन फिर उसको स्ट्रेट पकड़ना ज़रूरी है. पैरेललिज्म हमको मेंटेन करना पड़ेगा, वरना पे क्या होगा, फिर पैरालॉक्स एरर हो सकता है. अगर वो स्ट्रेट नहीं रहेगा तो लेंथ कम ज़्यादा हो सकती है. सो उसके लिए क्या होता है कि पहला जो सरिया होता है वो मेजरिंग टेप की मदद से कट करेंगे. इसके अलावा जो लग रहे हैं सेम साइज़ के, अगर हमको स्टील लग रहे हैं, सेम साइज़ के अगर हमको बार्स लग रहे हैं, तो फर्स्ट वाला जो हमने मेजरिंग टेप की मदद से जो कट किया था ना, उसको एज अ रेफरेंस बोलकर यूज़ करेंगे. जो पहला हमने कट किया है ना स्टील बार, मेजरिंग टेप की मदद से मेजर करके जिसको कट किया था, उस फर्स्ट बार को एज अ रेफरेंस इस्तेमाल किया जाएगा बाकी स्टील के बार्स को कट करने के लिए. उसमें क्या होगा कि आपका जो टाइम है वो टाइम बच जाता है. क्या होता है वहाँ पर, टाइम बच जाता है. टाइम बच जाता है. हाँ, टाइम बचाने के लिए क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एक स्टैंडर्ड बना लिया उन्होंने. स्टैंडर्ड एक स्टैंडर्ड वैल्यू को लेकर उससे काटते हैं सर. हाँ, एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेके फिर उसी से नाप मतलब मीटर कर काट लेते हैं. वो फर्स्ट जो बार कट किया था उसको स्टैंडर्ड बना लिया ना अभी उन्होंने. यस सर.
फर्स्ट बार जो होगी वो क्या होगी, स्टैंडर्ड हो गई। अभी बाकी जितने भी अगर सेम साइज के रॉड्स हमको चाहिए तो उसको उसके रेफरेंस से ही कट किए जाएंगे, तो उसमें क्या होगा, टाइम बचेगा, वहाँ पर एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी आपको। अब यही सेम कंसेप्ट जो है हमारे पास यहाँ पर है कंपेरेटर्स में। क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमारे पास मेजर्ड वैल्यू एक है और एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, दोनों के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, और हमारा जो कंक्लूजन है वो निकाल रहे हैं यहाँ पे। यही सेम कंसेप्ट जो है यहाँ पे भी है। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ कंपैरेटर, क्या क्या चाहिए उसके अंदर, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है हमारी, क्या क्या ज़रूरतें हैं, या एक आइडल कंपैरेटर में किस तरीके की प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन, एक्यूरेसी उसमें होनी चाहिए, ठीक है। अगर फर्स्ट जो हमने कट किया है, फर्स्ट बार जो कट कर रहे हैं हम लोग, वही इनकरेक्ट अगर हम कट करेंगे तो उसके बाद जितने भी बार्स कट होंगे ऑब्वियसली वो भी कैसे रहेंगे, इनकरेक्ट रहेंगे। तो इसके लिए ज़रूरी क्या है कि फर्स्ट जो रेफरेंस है हमारे पास, उस रेफरेंस का एक्यूरेट होना या प्रिसाइज होना बहुत ज़रूरी, सो दैट आगे के जितने भी मेजरमेंट्स रहेंगे वो सारे एक्यूरेट और प्रिसाइज रहेंगे। देन उसके बाद सेकंड अगर प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम, द स्केल शुड बी लीनियर एंड हैव अ वाइड रेंज। स्केल कैसी होनी चाहिए, लीनियर होनी चाहिए, स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, और उसी के साथ साथ उसकी जो रेंज है वो रेंज भी बड़ी होनी चाहिए। अभी मान लीजिए आपके पास क्या है, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर के स्केल्स अवेलेबल होते हैं आमतौर पर। वही अगर मैं बोलता हूँ आपको 50 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करो तो आप सिंगल अटेम्प्ट में ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इवन दो यू हैव अ 30 सेंटीमीटर स्केल। तो क्या हो गया वहाँ पे, उसकी जो रेंज है, रेंज, हाँ, आपकी स्केल की रेंज हो गई छोटी और आपकी रिक्वायरमेंट है बड़ी। तो ये डिफिकल्टी आपके मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ या स्टैंडर्ड्स के साथ नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी उसके अंदर होनी चाहिए वो है हाई एम्प्लीफिकेशन। अब हाई एम्प्लीफिकेशन किसको बोलेंगे, जो भी वैल्यू मेजर करके नज़र आ रही है डिस्प्ले के ऊपर वो क्लियर नज़र आना चाहिए, या छोटा मोटा भी अगर उसके अंदर कुछ डिफ्लेक्शन हो रहा है, छोटा मोटा भी अगर कुछ जो है उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, स्मॉल वैल्यू भी अगर हम उसमें मेजर कर रहे हैं, उसका भी रिफ्लेक्शन आपके डायल इंडिकेटर पे नज़र आना चाहिए, ठीक है। जो कि बहुत डिफिकल्ट होता है इन केस ऑफ मैकेनिकल कंपैरेटर। मैकेनिकल कंपैरेटर में एम्प्लीफिकेशन बहुत स्मॉल होता है या बहुत छोटा होता है, जबकि अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंपैरेटर की तो वहाँ पे अगर माइन्यूट भी अगर किसी चेंज होता है, माइन्यूट भी अगर कोई वेरिएशन आता है तो उसका रिफ्लेक्शन जो है आपके डिस्प्ले यूनिट पे नज़र आने लगता है। तो ये जो फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसको कंसिडर करना ज़रूरी है। देन गुड रेजोल्यूशन, विजिबिलिटी भी कैसी होनी चाहिए। जैसे हम लोगों ने देखा था कि आपका जो डायल इंडिकेटर होता है उसके ऊपर क्या लगाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास लगाते हैं, ताकि वो रीडेबल रहे, आसानी से दूर से भी हम उसको पढ़ सके, सारे रीडिंग्स जो है, सारे जो मार्किंग्स हैं वो ब्राइट रहें और रीडेबल रहें। देन उसी के बाद अगर हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कंपैरेटर शुड बी वर्सटाइल। एक स्पेसिफिक साइज के लिए लिमिटेड नहीं होना चाहिए, ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए, एक स्पेसिफिक शेप के लिए आपका कंपैरेटर स्पेसिफिक नहीं होना चाहिए। इट शुड हैव टू बी वर्सटाइल। वर्सटाइल मतलब क्या है, मल्टीपल प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है आप सेम अरेंजमेंट इस्तेमाल करते आना चाहिए आपको, ये यूजफुल रहना चाहिए, इसको बोलेंगे हम वर्सेटैलिटी। देन आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन के ऊपर। Now, what is the classification of comparators? So basically, comparators are divided into many types, but right now, as per your service is concerned, we are having six types of comparators. Okay, कौन से comparators हैं ये? Mechanical comparator, mechanical optical comparator, electrical and electronic comparator, pneumatic comparator, ठीक है। और इसी के साथ साथ प्रोजेक्शन कंपैरेटर, मल्टी चेक कंपैरेटर्स भी जो है होते हैं और उसका भी इस्तेमाल किया जाता है। बट हमको जो फोकस करना है यहाँ पे आपके सिलेबस के ऊपर, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, मैकेनिकल कंपैरेटर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, न्यूमेटिक कंपैरेटर्स पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और मल्टी चेक कंपैरेटर्स भी हम देखेंगे एक साथ, जो है आप
नंबर ऑफ वैल्यूज़ को जो है कंपेयर कर सकते हैं, या नंबर ऑफ मेजरमेंट्स इन द सिंगल अटेम्प्ट ले सकते हैं, वो भी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर। तो शुरुआत करते हैं मैकेनिकल कंपेरेटर्स से। तो मैकेनिकल कंपेरेटर का सबसे पहला जो टाइप है वो है डायल इंडिकेटर्स। सो डायल इंडिकेटर क्या है? सिंपल आपकी घड़ी की तरह नजर आने वाला एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट है, छोटा सा डिवाइस है। सेम डिवाइस जैसा आप हवा भरवाने के लिए जब जाते हो पंक्चर की दुकान पर, जैसा आपको वहां पे नजर आता है, बिल्कुल लगभग वैसे ही डिवाइस है ये। क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर? सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो एक बेजल होता है जो सर्कुलर शेप का होता है। देन उसके अंदर अगर हम देखेंगे तो मार्किंग्स की गई होती है, रीडिंग्स लिखी हुई होती है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से रीडिंग्स लिखी हुई थी। देन उसी के अंदर एक जो है एक इंडिकेटिंग हैंड और पॉइंटर लगा हुआ होता है, जैसा सेम आपके घड़ी के अंदर है। आपकी जो वॉच होती है ना, उसमें क्या होते हैं, 3 पॉइंटर्स होते हैं। बस इसमें डिफरेंस है कि सिर्फ आपको बड़ा वाला पॉइंटर एक ही मिलेगा, बाकी एक छोटा सा और एक अंदर एक डायल मिलेगा आपको, रेवोल्यूशन काउंटर जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस को काउंट करके वो रिफ्लेक्ट करता है वहाँ पे। एक रेवोल्यूशन हुआ है, अब ये पॉइंटर 0 से लेकर वापस 0 पर आ रहा है, मतलब क्या है, एक रेवोल्यूशन हुआ, तो यहाँ पे ये क्या होगा, 0 से हटके 1 पे आ जाएगा। स्मॉल वाले जो पोर्शन है ना यहाँ पे, इस वाले सेक्शन में ये रेवोल्यूशंस रिफ्लेक्ट करेगा। ये 0 से लेकर वापस 0 पर आने तक एक रेवोल्यूशन, अगेन फिर ये 0 से लेकर वापस और 0 पर आ गया तो दूसरा रेवोल्यूशन, अगेन 0 से लेकर वापस और 0 पर आ गया तो तीसरा रेवोल्यूशन। इस तरीके से नंबर ऑफ रेवोल्यूशन जो है वो छोटे वाले आपका जो इंडिकेटर है, डायल है, उसके ऊपर ये नजर आएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो सबसे ऊपर जो है आपको एक डस्ट कैप दिया हुआ है, जो डस्ट को रिमूव करने के काम में आता है। देन यहाँ पे और एक अगर आप देखोगे, यहाँ पे बेजल क्लैम्प दिया हुआ है। आप ये जो बेजल है आपका, ये जो ब्राउन कलर का या डार्क पिंक कलर का जो आपको नज़र आ रहा है सर्कल, उसको रिमूव करने के लिए ये दिया हुआ होता है बेजल क्लैम्प। अगर मान लीजिए आपके जो है मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर डस्ट चला गया, होता है बाज़ दफ़ा, आपकी घड़ी के साथ भी होता है ऐसा, तो उसको क्लीन करने के लिए वहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ। देन आते हैं हम लोग लोअर पोर्शन के ऊपर, तो नीचे जो है एक स्टेम दिया हुआ है और एक स्पेंडल दिया हुआ है, जिसको हम लोग प्लंजर के नाम से बुला रहे थे या प्लंजर बोल रहे थे। तो इसको प्लंजर भी बोल सकते हैं आप लोग, स्टेम भी बोल सकते हैं या स्पेंडल भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे एकदम लास्ट में अगर आप देखोगे, छोटा सा जो पोर्शन है, दैट इज नथिंग बट योर कॉन्टेक्ट पॉइंट, या वो पोर्शन आपके डायल इंडिकेटर का वो पोर्शन जो वर्कपीस के रेगुलर कांटेक्ट में आता है और जिसका वेयर एंड टियर सबसे ज़्यादा होता है। तो डायल इंडिकेटर में अगर वेयर एंड टियर किसी पार्ट का ज़्यादा होता है तो वो है आपका कांटेक्ट पॉइंट वाला एरिया, जितना मैंने यहाँ पे डार्क करके दिखाया है आपको। अगर हम इतना भी रिप्लेस करके नया लगा देंगे तो आपका डायल इंडिकेटर फिर नए जैसे काम करने लगेगा। ठीक है, देन अब यहाँ पे उसको माउंट करने के लिए पीछे एक क्लैंप दिया हुआ है। ठीक है, माउंटिंग लग इसको बोल रहे हैं। आमतौर पे ये कहाँ पे माउंट किया जाता है, इसके लिए एक बेस बना हुआ होता है और एक बार लगी हुई होती है, वो भी आपको बताता हूँ मैं कहाँ पे है। देखो इस तरीके का भी अरेंजमेंट हो सकता है वहाँ पे। अगर आप सर्कुलैरिटी, जैसा हमने कल भी देखा था कि पांडे माइक जो है म्यूट करो आपका। तो कल भी हमने देखा था, लास्ट लेक्चर में भी हम लोगों ने देखा था कि डायल इंडिकेटर्स जो है सर्कुलैरिटी, ओवलनेस एंड राउंडनेस एज वेल एज टेपरनेस मेजर करने के काम में आती है। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है ये आपके सर्कुलैरिटी मेजर करने के लिए होती है। देखो ये इमेज में जो नज़र आ रहा है आपको, ये सर्कुलैरिटी मेजर करने के लिए प्रोविज़न है या सेटअप किया गया है। तो यहाँ पे जो आपको ये पोर्शन नज़र आ रहा है दैट इज़ योर वर्क पीस।
और ये जो है आपका ये है डायल इंडिकेटर। ठीक है, और ये जो है उसका फिक्सचर्स, ठीक है, जिसके ऊपर माउंट हमने किया है उसको, जिसकी मदद से हमने उसको माउंट किया है या होल्ड किया हुआ। सो द डायल इंडिकेटर्स आर प्राइमरीली यूज टू कंपेयर वर्क पीसेस अगेंस्ट अ मास्टर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पे मास्टर पीस लगाएंगे, हमारा रेफरेंस या स्टैंडर्ड जिसको बोल रहे हैं हम लोग, वो यहाँ पे लगाएंगे। और लगाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जीरो के ऊपर, पॉइंटर जो है ना हमारा जीरो के ऊपर सेट कर देंगे। देन फिर वो मास्टरपीस यहाँ से हटा लेंगे और जिन वर्क पीसेस का या जिन जॉब्स का या जिन ऑब्जेक्ट्स का हमको राउंडनेस या सर्कुलरनेस मेजर करनी है उसको यहाँ पे लगा देंगे और वन बाय वन उसको चेक करते जाएंगे। अगर इस पॉइंटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आता है सारे वर्क पीसेस में, दैट मीन्स ऑल योर वर्क पीसेस आर 100% एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। अगर मान लीजिए इसमें कोई डिफ्लेक्शन आपको नज़र आता है तो फिर वो जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उसको फिर क्या करेंगे, उतना ज़्यादा एरर कंसीडर करेंगे और उसको एलिमिनेट कर देंगे या उसको हटा देंगे या उसको स्क्रैप में डाल देंगे। और जितना कम इसमें डिफरेंस आता है या फ्लक्चुएशन आता है पॉइंटर के अंदर, इसका मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो डिफरेंस अगर आपकी परमिसिबल लिमिट्स या फिर टॉलरेंस जोन के अंदर है तो उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अदरवाइज उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अगेन dial indicator consists of a body with a circular graduated dial, a contact point connected to a gear train, and an indicating hand which directly indicates the linear displacement of the contact point. तो अब यहाँ पे ये जो स्पिंडल है, ये स्टेम है या कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ये क्या होगा, वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड में मूव करेगा। आपका स्पिंडल से लेकर ये कॉन्टैक्ट पॉइंट वाला जो एरिया है ये क्या होगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा। और इसके मूवमेंट के अकॉर्डिंगली अंदर क्या लगा हुआ है, रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट लगा हुआ है, देन गियर्स लगे हुए हैं, जिसकी मदद से इस पॉइंटर में आपको डिफ्लेक्शंस नज़र आएंगे या पॉइंटर्स में आपको फ्लक्चुएशंस नज़र आएंगे या पॉइंटर में मूवमेंट नज़र आएगा। अब इसको एम्पलीफाई करने के लिए यहाँ पे गियर रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, एम्पलीफाई करना मतलब क्या करना है, अगर इस स्पिंडल में छोटा सा भी मूवमेंट होता है वो भी यहाँ पे नजर आए, उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे गियर रेशियो को डिफाइन करते हैं या गियर रेशियो वहाँ पे बनाते हैं, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा। इससे क्या होगा, आपका जो रीडिंग्स है वो एम्पलीफाई होगी, बड़ा छोटा और छोटा। इससे क्या होगा, आपका जो रीडिंग्स है वो डी एम्पलीफाई होंगे, छोटे होंगे। और इस तरीके का जो गियर रेशियोज है यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे टू एम्पलीफाई द रीडिंग्स। यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर हम कंपैरेटर्स की बात करते हैं तो कंपैरेटर्स में हमको किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहिए, वी वांट अ कंपैरेटर विच एम्पलीफाइज द रीडिंग्स। क्या करे, वो एम्पलीफाई करके दिखाए। एम्पलीफाई करे मतलब क्या करे, बड़ा करके दिखाए। छोटे मोटे भी अगर रीडिंग्स लेता है, स्मॉल साइज़ के भी रीडिंग्स अगर वो लेता है, वो भी आपके डिस्प्ले यूनिट के ऊपर आसानी से विजिबल होने चाहिए या समझ में आने चाहिए कि देयर इज सम वेरिएशन, कुछ ना कुछ जो है इसमें वैल्यू जो है मेजर की गई है। इसको समझने के लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो मैकेनिकल स्पीडोमीटर्स है जिसके अंदर फ्यूल इंडिकेटर लगा हुआ है, जो कांटे वाले होते हैं, जो पॉइंटर वाले होते हैं फ्यूल इंडिकेटर्स, उसमें अगर हम क्या करते हैं, उस गाड़ी के अंदर या उस बाइक के अंदर अगर हम 50 रुपीज़ का पेट्रोल पोर करते हैं तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें कोई डिफ्लेक्शन आपको नज़र नहीं आएगा। वहीं अगर डिजिटल वाला आपके पास स्पीडोमीटर है या डिजिटल वाला फ्यूल इंडिकेटर है, उसमें अगर हम डालेंगे तो थोड़ा सा तो आपको नज़र आएगा वहाँ पे डिफरेंस। तो यही चीज़ें जो है यहाँ पे मैटर करती है। आपके जो कंपैरेटर्स हैं उसमें छोटे से छोटा वेरिएशन भी डिटेक्ट होना चाहिए। ये एक आइडियल कंपैरेटर की निशानी है या एक आइडियल कंपैरेटर की प्रॉपर्टी है। देन कैसे काम करता है ये देखते हैं हम लोग। विद द प्लंजर सेट टू अप्रोक्सीमेटली मिड पोजीशन, द फेस डायल इज सेट टू रीड 0। तो सबसे पहले इनिशियली हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपका जो रेफरेंस ऑब्जेक्ट है या रेफरेंस वर्क पीस है उसको यहाँ रखेंगे नीचे,
और नीचे रखने के बाद प्लंजर को इस तरीके से सेट करेंगे कि आपका जो पॉइंटर है वो 0 के ऊपर आ जाए। फ्रॉम द 0 रेफरेंस पॉइंट 2 रूल्स अप्लाई। इस 0 पॉइंट से क्या होते हैं, 2 रूल्स अप्लाई होते हैं यहाँ पे। क्या क्या 2 रूल्स हैं वो? सबसे पहला तो रूल है, एज द प्लंजर मूव्स आउट ऑफ द केस द नीडल ट्रेवल्स काउंटर क्लॉकवाइज गिविंग अ नेगेटिव रीडिंग। अगेन सेकंड रूल क्या है, एज द प्लंजर मूव्स इनटू द केस द नीडल ट्रेवल्स क्लॉकवाइज गिविंग द पॉजिटिव रीडिंग्स। इसका मतलब क्या है, अगर आपका जो प्लंजर है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रहा है, नीचे की तरफ मूव हो रहा है, अगर नीचे की तरफ मूव हो रहा है मतलब क्या है, आपको ये जो रीडिंग्स मिलेंगी वो नेगेटिव रीडिंग्स मिलेंगी। यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पॉइंटर का रोटेशन होगा। ये जो पॉइंटर यहाँ पे लगा हुआ है, इस पॉइंटर का रोटेशन कौन सी डायरेक्शन में होगा? अगर आपका प्लंजर नीचे की तरफ जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, इस साइड में 90, 80, 70, 60 ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। वही अगर आपका ये जो प्लंजर है, यहाँ पे जो प्लंजर लगा हुआ है, ये अगर ऊपर की तरफ जाता है, ऊपर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, आपका ये वाला वो जो पॉइंटर है ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, 10, 20, 30, 40 ये वाला डायरेक्शन। अब उसी को समझने के लिए यहाँ पे दोनों एग्जांपल दिए हुए, ये पहला वाला एग्जांपल, ये दूसरा वाला एग्जांपल। सो अब यहाँ पे ये जो रेड कलर की लाइन नजर आ रही है आपको, ये क्या है, आपकी रेफरेंस लाइन है, या ये स्टैंडर्ड आपके कंपोनेंट के हिसाब से इसको ड्रॉ किया गया है। सो अभी आपने जो वर्कपीस लगाया है उसकी जो हाइट है वो कम है या छोटी है, जिसकी वजह से आपका ये जो प्लंजर है वो नीचे की तरफ आ गया है थोड़ा सा, ये रेड लाइन से नीचे आ गया। अभी रेड लाइन से नीचे आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे आपको जो पॉइंटर है, पॉइंटर जो इनिशियल स्टेट में यहाँ पे था 0 पर था, वो क्या हो गया, अभी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, वो इस तरफ आ गया, ये वाले जोन में आ गया, 90, 80, 70, 60 ये वाले जोन में आ गया, और इस तरीके की आपको रीडिंग्स वहाँ पे देखने को मिलेगी। सेकंड जो रूल है, उसका सेकंड जो केस है वो क्या है, अगर आपका ऑब्जेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट से, या फिर अगर आपके ऑब्जेक्ट की हाइट रेफरेंस ऑब्जेक्ट की हाइट से ज़्यादा है, तो उस वाले केस में क्या होगा, ये रेफरेंस लाइन से ऊपर वो निकल जाएगा इस तरीके से। रेफरेंस लाइन देखो कहाँ, बीच में ही रहेगी। तो उसकी वजह से क्या होगा, जो पॉइंटर आपका यहाँ पे इनिशियली 0 पोजीशन पर था, उसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन होगा और वो इस तरफ चला जाएगा, 10, 20, 30, 40 की तरफ चला जाएगा, और इस तरीके की रीडिंग्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। सो दीज आर द 2 पॉसिबिलिटीज वाइल रीडिंग द और वाइल यूजिंग द डायल इंडिकेटर्स। ये 2 अलग अलग जो है आपको सिनेरियोज वहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अब ये दोनों भी जो सिनेरियोज हैं, ये इसको अगर हम एक्यूरेट नहीं बोल सकते हैं, इसको एक्यूरेट कब बोलेंगे, जब हम ऐसा ऑब्जेक्ट लगाएंगे जिसकी हाइट एग्जैक्टली रेफरेंस, हमारा जो ऑब्जेक्ट है या कंपोनेंट है या स्टैंडर्ड जो कंपोनेंट है उसके इक्विवेलेंट अगर उसकी हाइट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट। और वैसा अगर वर्कपीस हम लगाते हैं तो आपका जो पॉइंटर होता है उसमें किसी भी टाइप का डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। पॉइंटर विल रिमेन एट इट्स ओरिजिनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन, दैट इज 0, वो 0 पे बना रहेगा। और अगर वो 0 पे बना रहता है, दैट मीन्स इट इज़ 100% एक्यूरेट। और सारी ऑब्जेक्ट की अगर इसी तरीके की रीडिंग्स आती है, सारे वर्क पीसेस की अगर इसी तरीके की रीडिंग आपको मिलती है, तो आपका जो पूरा का पूरा लॉट हो गया वो कैसा हो गया, वो एक्यूरेट प्लस प्रिसाइज हो गया। ओके, आया यहाँ तक समझ में सब लोगों को? यस सर। Okay. Yes, sir. We will move to the second type of mechanical comparator, that is Johansson microparator. So इस टाइप में भी क्या है, सेम वही मैकेनिज्म है, आपका प्लंजर है रहेगा एक, उस प्लंजर को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर स्ट्रेट होल्ड करने के लिए या स्ट्रेट रखने के लिए यहाँ पर स्लिट वॉशर्स का इस्तेमाल किया जाता है। स्लिट वॉशर्स, the function of a slit washer is to maintain the correct position of the plunger or to maintain the plunger in a straight direction. उसको वो झुकने नहीं देगा, किधर भी सीधा रखेगा। तो यहाँ पे लगाते हैं स्लिट वॉशर्स को इस तरीके से। ये जो है उसका टॉप व्यू है, ये जो है उसका साइड व्यू है स्लिट वॉशर्स का।
अगेन प्लंजर है आपका, कॉन्टैक्ट पॉइंट आ गया ये वाला, इतना हिस्सा ये कॉन्टैक्ट पॉइंट का रहेगा आपका, ये वाला पोर्शन। इसके ऊपर का अगर हम देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, सबका सब आपका प्लंजर है ये। इस प्लंजर का एक एंड जो है वो कॉन्टैक्ट पॉइंट के साथ अटैच्ड है और दूसरा जो पॉइंट है वो बेल क्रैंक लीवर के साथ अटैच्ड है, ये वाला हिस्सा बेल क्रैंक लीवर। ना ये बेल क्रैंक लीवर क्या काम करता है, ये बेल क्रैंक लीवर प्लंजर को टू एंड फ्रो मोशन प्रोवाइड करता है या उसके लिए हेल्प करता है। टू किसको बोलेंगे हम लोग, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है। फ्रो किसको बोलेंगे, नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, अकॉर्डिंग टू द डायमेंशन ऑफ द वर्क पीस। आपका जो प्लंजर रहेगा वो ऊपर भी जाएगा, कभी कभी नीचे भी जाएगा, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो अपनी पोजीशन पे ही बना रहे। तीनों केसेस हो सकती है, या फिर तीनों कंडीशंस हो सकती है यहाँ पे। तो उसको मेंटेन करने के लिए यहाँ पे बेल क्रैंक लीवर का इस्तेमाल किया गया है। तो बेल क्रैंक लीवर का एक एंड जो है वो आपके प्लंजर के साथ कनेक्टेड है, जबकि जो दूसरा एंड है उसका वो ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप के साथ कनेक्टेड है, या ऐसे आर्म के साथ कनेक्टेड है जो ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप के साथ जुड़ी हुई या अटैच्ड, ये वाला हिस्सा। अब ये ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप क्या करती है, ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप का जो काम है वो है प्लंजर को वापस अपनी जगह पे पहुंचाना, जीरो के ऊपर पहुंचाना। उसका काम ये है कि जब भी मेजरमेंट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, यहाँ से भी कांटेक्ट पॉइंट के पास से वर्कपीस को हमने रिमूव कर दिया है, तो आपके प्लंजर को वापस से जीरो पोजीशन पे लेकर आने के लिए ये ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप हेल्प करती है। व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप, to relocate or to reposition the plunger as soon as we will remove the workpiece from the contact point। यहाँ से इस रीजन से contact point वाले हिस्से से अगर हम वर्कपीस को रिमूव कर देते हैं यहाँ से, तो तुरंत ही क्या करना चाहिए, आपके प्लंजर को वापस से जीरो के ऊपर लेकर आना चाहिए। अब जीरो पे कैसे आएगा वो, तो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे एक चीज़ अटैच्ड है प्लंजर के साथ, दैट इज नथिंग बट योर पॉइंटर। प्लंजर के साथ क्या चीज़ अटैच्ड है यहाँ पर, प्लंजर अटैच्ड है, या प्लंजर के साथ यहाँ पे आपका पॉइंटर अटैच्ड है, सॉरी क्या अटैच्ड है, प्लंजर के साथ पॉइंटर अटैच्ड। और ये पॉइंटर पे यहाँ पे इस तरीके पे जो है यहाँ पे रीडिंग दी हुई रहेगी। आपको इनिशियली यहाँ पे ऊपर जो है 0 दिया हुआ रहेगा, देन 1 2 3 4 इस तरीके की जो रीडिंग दी हुई रहेगी, 90, फिर यहाँ अगर आएंगे हम तो 90 80 70 60 इस तरीके की रीडिंग्स आपको मिलेगी। तो यहाँ पे इन शॉर्ट आपका क्या है, डायल इंडिकेटर लगा हुआ है या डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ है। डिस्प्ले यूनिट अगर हम बोलेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा। तो ये डिस्प्ले यूनिट पे क्या करेगा, ये पॉइंटर डिफ्लेक्शन देता रहेगा। अब आफ्टर रिमूवल ऑफ द वर्क पीस और आफ्टर रिमूवल ऑफ द ऑब्जेक्ट, द प्लंजर हैज़ टू बी ऑन इट्स इनिशियल पोजीशन, दैट इज जीरो पे आना चाहिए। तो वो जीरो पे लाने के लिए हेल्प करता है, कौन करता है, ये ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप करता है। जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप क्या होगी, रोटेट होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और जैसे ही वर्क पीस हट गया तो वो वापस जो है अनट्विस्ट होगी और जीरो के ऊपर आ जाएगी, अपनी इनिशियल पोजीशन पे आ जाएगी। अगेन वही अगर हम बात करते हैं, अगर आपका वर्कपीस की हाइट कम है तो आपका प्लंजर अगर डाउनवर्ड की तरफ मूव करता है, अगेन जो है ये ट्विस्टेड स्ट्रिप रोटेट होगी रिवर्स डायरेक्शन में, जिसकी वजह से पॉइंटर में आपको डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और जैसे ही वर्कपीस हट गया तो क्या होगा, वो ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप वापस घूमेगी, अनट्विस्ट होगी और अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चली जाएगी, ओरिजिनल शेप में चली जाएगी, जिसकी वजह से पॉइंटर जो है आपका अगेन जीरो के ऊपर आ जाएगा। सो दिस इज हाउ twisted metal strip helps the pointer to reset itself। resetting के लिए जो है ये हेल्प करता है, या जीरो के ऊपर लाने के लिए उसको हेल्प करता है। अब यहाँ पे ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप का अगर आप देखते हो तो एक एंड जो है वो लीवर क्रैंक या बेल क्रैंक लीवर के साथ अटैच्ड है, या लीवर के साथ अटैच्ड है, जबकि जो दूसरा एंड है ट्विस्टेड मेटल स्ट्रिप का वो कैंटिलीवर स्ट्रिप के साथ अटैच्ड, जिसमें थोड़ा सा क्या होगा, वो ट्विस्ट और अनट्विस्ट होने के लिए उसको हेल्प मिलेगी।
दोनों एंड अगर हम उसको फिक्स्ड रखते तो वहाँ पे ट्विस्टिंग और अनट्विस्टिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती। तो उसको फ्लेक्सिबल बनाने के लिए या ज़्यादा सेंसिटिव बनाने के लिए तो एक एंड हमने क्या किया, उसको फिक्स कर दिया, दूसरा एंड उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रखा। ओके। अब कैंटिलीवर किसको बोलते हैं? कैंटिलीवर मतलब क्या है, एक एंड तो वो फिक्स रहेगा जबकि दूसरा एंड रहेगा बीम का, जो मान लीजिए कैंटिलीवर बीम किसको बोलते हैं हम लोग, सॉम के अंदर आप लोगों ने देखा होगा। कैंटिलीवर बीम किसको बोलेंगे? जिसका एक एंड तो फिक्स है लेकिन दूसरा एंड कैसा रहता है, वो फ्री रहता है। दिस इज योर कैंटिलीवर बीम। ये जो बीम है इसका एक एंड जो है कैसा है, वो नीचे सपोर्ट दिया हुआ है, देखो नीचे से यहाँ पे, जबकि दूसरा एंड कैसा है, उसका फ्री है। सो आपके विंडोज़ वगैरह में अगर आप देखते होगे, विंडो में जो बाहर निकला हुआ था ना एक्सटेंडेड पोर्शन, वो कैंटिलीवर है आपका। देन बालकनीज, आपकी जो बालकनीज देखते होगे ना आप, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर में जो बालकनीज बनती हैं, तो नीचे कुछ नहीं होता है, उसके नीचे सपोर्ट नहीं होगा, इस तरीके का कैंटिलीवर रहेगा वो। शॉम के अंदर आप पढ़ोगे डिटेल के अंदर इसके बाद। तो ये क्या हो गया, आपका कॉलम हो गया। दिस इज नथिंग बट योर कॉलम, ठीक है। और ये क्या है, आपका बीम है, ये बीम है। तो कैंटिलीवर बीम जो है आमतौर पे इस्तेमाल होती है कंस्ट्रक्शन में, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होती है, ठीक है। कैंटिलीवर स्ट्रिप यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। तो वी विल मूव अहेड। देखो इस तरीके से देखने में इस तरीके का होता है, एक कॉलम रहेगा, कॉलम के साथ एक बेस रहेगा, ये बेस है आपका, ये कॉलम है आपका, ठीक है। इस बेस और कॉलम के साथ एक होल्डर प्रोवाइड किया गया है, ब्लैक कलर का जितना नज़र आ रहा है आपको। इस होल्डर की मदद से हम क्या करें, यहाँ पे ये जोहानसन माइक्रोक्रेटर इतना सही है, इसे ये येलो कलर वाला है, और नीचे जो है आपको ये प्लंजर नज़र आ रहा है। तो ये हिस्से को आप ऐसे इस तरीके से ये इस मूवमेंट को यूज़ कर सकते हो। ये आपका कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और यहाँ पे वर्क पीस को रखते हैं, इस पोर्शन में वर्क पीस को रखा जाएगा, और ये प्लंजर को कॉन्टैक्ट में लाने की कोशिश की जाएगी। और ये आपका डिस्प्ले यूनिट है, इसमें ये 0 है, ये पॉजिटिव रीडिंग्स है, ये नेगेटिव रीडिंग्स है, ठीक है। तो जैसा भी आपका डिफ्लेक्शन आएगा उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको रीडिंग्स नोट डाउन कर सकते हो। और ऊपर नीचे करना है अगर आपको इस कॉलम के ऊपर, ये कॉलम के ऊपर अगर आप चाहते हो कि आपका जोहानसन माइक्रोक्रेटर जो है ऊपर नीचे करना है, तो ये इस एडजस्टिंग नॉब की मदद से उसको हम रीसेट कर सकते हैं, या फिर उसकी हाइट को हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज हाउ योर जोहानसन माइक्रोक्रेटर वर्क्स। अ लाइट पॉइंटर मेड ऑफ ग्लास fixed to a thin twisted metal strip, while one end of the strip is fixed to an adjustable cantilever. The other end is anchored to a bell crank lever. Any linear motion of the plunger will result in a movement of bell crank lever, which exerts either a push or pull force on the metal strip. According to the glass pointer, Accordingly, the glass pointer will rotate either clockwise or anti-clockwise depending on the direction of plunger movement. A calibrated scale is employed with the pointer so that any axial movement of the plunger can be conveniently recorded. So यही सारी चीज़ें जो है अभी हम लोगों ने डिस्कस की है, बस मैंने हिंदी में बोला, ये इंग्लिश में, इतना ही। तो इस तरीके का होता है केस वगैरह, उसका इस तरीके का होता है, जैसे बॉक्स आता है उसका बॉक्स में रखा हुआ होता है। ये हाथ में जो पकड़ा है ना इसने, ये है आपका जोहानसन माइक्रोक्रेटर, ये माउंट किया हुआ है, ठीक है। देन आते हैं नेक्स्ट टाइप के ऊपर, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर। तो यहाँ पे मैकेनिकल लिंकेजेस के साथ साथ ऑप्टिक्स का भी अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ऑप्टिक्स इज नथिंग बट द लाइट सोर्स, लाइट इल्यूमिनेशन। तो अगर इल्यूमिनेशन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलेंगे, इस कॉम्बिनेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, जहाँ पे मैकेनिकल अरेंजमेंट भी है। मैकेनिकल अरेंजमेंट मतलब क्या है, लिंकेजेस रहेंगे, वहाँ पे गियर्स रहेंगे, वहाँ पे रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट हो सकता है, वहाँ पे लीवर्स हो सकते हैं, ठीक है, ये सारा चीज़ें भी होगी। उसी के साथ साथ ऑप्टिकल चीज़ें भी होगी, जैसा लेंस रहेगा आपका, एक लाइट सोर्स रहेगा, एक मिरर रहेगा, ये सारी चीज़ें भी अगर आ गई तो ये क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल अरेंजमेंट प्लस ऑप्टिकल अरेंजमेंट। दैट्स व्हाई इट इज नेम्ड एज मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर, है ना। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप देखा था ना हम लोगों ने, बस उससे मिलता जुलता ही है ये। सो इसमें क्या है, देखो यहाँ पे एक लाइट सोर्स लगा हुआ है, देन यहाँ पे कंडेंसर लेंसेज लगे हुए हैं। तो कंडेंसर लेंसेज का क्या काम है, उसको कॉन्सेंट्रेटेड रखना है, अपनी पोजीशन पे बनाए रखने का काम करता है। देन ये इंडेक्स है, ठीक है। देन उसके बाद ये प्रोजेक्शन लेंसेज है, और ये सारा जो लाइट आ रहा है
ठीक है, लाइट सोर्स से निकल के जो वेव्स आ रहे हैं, लाइट वेव्स जो आ रहे हैं वो मिरर के ऊपर आएंगे, यहाँ पे स्ट्राइक होंगे और स्ट्राइक होके इसका जो रिजल्ट है वो आपको स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। अब ये मिरर जो है ना, ये मिरर बहुत सेंसिटिव है, इसकी पोजीशन बहुत सेंसिटिव है। क्यों? क्योंकि ये पिवोट सपोर्टेड है। कैसा होता है? पिवोट सपोर्टेड। अभी पिवोट सपोर्टेड मतलब क्या है यहाँ पर देखो, तो अभी यहाँ पे देखो ये जो है ना, ये आपके ये इस तरीके के सपोर्ट्स होते हैं। जो लोग फर्स्ट ईयर से आए हैं वो तो मैकेनिक्स में पढ़कर आए हैं, और जो लोग डायरेक्ट सेकेंड ईयर वाले लोग हैं वो लोग 100 में पढ़ेंगे ये चीज़ को, और फर्स्ट ईयर वाले रिवीजन कर लेंगे उसको। तो अब यहाँ पे क्या होता है, आपके जो बीम्स होते हैं ना वो सपोर्टेड होते हैं, सपोर्टेड बीम्स होते हैं वो। तब यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये पिवोट दिया हुआ है। अभी पिवोट का क्या काम है, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था इसका, मिरर का, है ना। है ना। अभी चलो ये ही देखते हैं एग्जांपल। अभी देखो ये जो है ना, ये दो एंड से जो है इसको फिक्स किया गया है। देखो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है उसको, यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट है उसको। आप इसको जिस चाहे एंगल में, उस एंगल में उसको टिल्ट कर सकते हो। ओके, जिस एंगल में चाहे उस एंगल में क्या कर सकते हो, उसको टिल्ट कर सकते हो, घुमा सकते हो। तो जिसकी हाइट कम रहेगी वो क्या करेगा, नीचे की तरफ टिल्ट करेगा, और जिसकी हाइट ज़्यादा रहेगी वो ऊपर की तरफ टिल्ट करेगा। इस तरीके से अपने हाइट के अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसको मिरर को सेट किया जा सकता है। अब यहाँ पे जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो कैसा है, आपका पिवोट है। पिवोट सीसॉ खेला है ना बचपन में आप लोगों ने, सीसॉ खेला है कि नहीं? क्या सब लोग सिर्फ पबजी खेले बड़े हो गए पबजी खेलते खेलते ही? हाँ, नो सर। खेले हो ना सब लोग सीसॉ? यस सर। हाँ, तो बस ये सीसॉ ही है, समझाओ क्या है ये, सीसॉ ही है। इसके बीच में क्या है, एक सपोर्ट दिया हुआ है, पिवोट दिया हुआ है। एक एंड फ्री है, दूसरा एंड फ्री है। ठीक है, दोनों एंड्स कैसे इसके फ्री है, बस सेंटर में क्या किया है, एक पिवोट दिया हुआ है, बस सीसॉ जैसी। अब यहाँ पे ये जो पिवोट है ना, ये पिवोट के एक तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट है छोटा सा, ये लीवर है, वर्टिकल लीवर। ये वर्टिकल लीवर कनेक्टेड है इस हॉरिजॉन्टल लीवर के साथ, ये हॉरिजॉन्टल लीवर कनेक्टेड है इस प्लंजर के साथ। फिर से एक मरतबा बोलता हूँ, ध्यान से देखो। इस मिरर के ना, ये मिरर है, मिरर के सेंटर में एक पिवोट दिया हुआ है, और इसी मिरर के दूसरे एंड पर, दूसरे छोर पर यहाँ पे एक लीवर सपोर्ट दिया हुआ है, उसको वर्टिकल लीवर का एक सपोर्ट दिया हुआ है। अगर वो इधर झुकेगा तो लास्ट में आके यहाँ पे टिक जाएगा, वो इसके नीचे नहीं जाएगा। ओके, और ये जो वर्टिकल लीवर है इसको सपोर्ट मिला हुआ है, या फिर ये कनेक्टेड है हॉरिजॉन्टल लीवर के साथ, ये वाले लीवर के साथ, इस वाले लीवर के साथ। और ये हॉरिजॉन्टल वाला लीवर जो है कनेक्टेड है इस वर्टिकल वाले प्लंजर के साथ। ठीक है, ये कनेक्शन तो आपको समझ में आ गया। अब अगर हम बात करते हैं इस हॉरिजॉन्टल लीवर की, ये हॉरिजॉन्टल लीवर को यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक पिवोट की मदद से अगेन सपोर्ट दिया हुआ है, मतलब ये भी अपना स्ट्रेट नहीं है। अब ये पिवोट देने का मतलब ये है कि हमको एम्पलीफाई करना है रिजल्ट्स को या रीडिंग्स को, या प्लंजर में जो मूवमेंट हो रहा है उसको एम्पलीफाई करना है, उसको बढ़ा के दिखाना है हमको। बढ़ा के दिखाने का मतलब ऐसा नहीं है कि अगर रीडिंग 1 यूनिट की है तो 10 यूनिट दिखाना है, ऐसा नहीं है। रीडिंग अगर 1 यूनिट की है तो 1 यूनिट ही नज़र आना चाहिए, उसके वो बढ़ाने का मतलब मेरा वो है। ओके, so the function of this pivot which has been provided at this horizontal lever is to amplify the readings को बढ़ा कर दिखाना है या क्लियर दिखाना है, या जितना मेजर हो रहा है उतना पूरा का पूरा वहाँ पे नज़र आना चाहिए, उसमें कोई लॉसेस नहीं होने चाहिए। ओके, सो अब यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन दिस प्लंजर to this pivot is marked as L1, length 1, and the distance between this pivot till the end of the lever
is marked as L2, length 2, and the distance between this lever and the pivot which is provided at the mirror is marked as length 3, L3. ठीक है, L1, L2 और L3 ये जो है डिस्टेंसेस है यहाँ पर, और ये डिस्टेंसेस एम्पलीफाई करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये ऐसे ही अंदाजे से नहीं दिया गया है, ये वेल कैलकुलेटेड रीडिंग्स है आपकी, ये वेल कैलकुलेटेड लेंथ्स हैं आपकी। देन उसी के साथ साथ द डिस्टेंस बिटवीन दिस मिरर एंड द डिस्प्ले यूनिट और द प्लेस वेयर मार्किंग्स और स्केल is marked is measured as L4, length 4, यहाँ पे लिखा हुआ है L4। ठीक है, अब काम कैसे करता है ये प्लंजर है आपका, ये कांटेक्ट पॉइंट है उसका। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वर्कपीस रखेंगे। तो वर्कपीस रखने के बाद आपके इस प्लंजर में टू एंड फ्रो मोशन होगी, वर्टिकली वो अपवर्ड या डाउनवर्ड जो है वो मूव करेगा। तो जब ये वर्टिकली अपवर्ड और डाउनवर्ड मूव करेगा तो उसका जो इफेक्ट है, उसका इफेक्ट इस पिवोट की मदद से, ये लीवर की मदद से वो ट्रांसफ़र होगा। इस सबसे पहले तो कॉन्टेक्ट पॉइंट क्या करेगा, उसको ऊपर की तरफ ढकेलेगा। मान लीजिए हम ये वाला एग्जाम्पल लेते हैं कि आपका जो प्लंजर है, आपका वर्कपीस बड़े साइज़ का है, लेंथ हाइट है उसकी ज़्यादा है, हाइट ज़्यादा है वर्कपीस की, जिसकी वजह से प्लंजर ऊपर की तरफ मूव हो गया। जब ये ऊपर की तरफ मूव होगा तो क्या होगा, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो ये पिवोट क्या करेगा, इसको नीचे की तरफ ढकेलेगा। हॉरिजॉन्टल लीवर को क्या करेगा, नीचे की तरफ, ये वाले एंड को नीचे की तरफ ढकेलेगा। तो ये जब नीचे जाएगा तो ये क्या करेगा, वर्टिकल लीवर को भी नीचे की तरफ लेकर आएगा। ये वर्टिकल लीवर जब नीचे आएगा तो ये जो मिरर है आपका वो भी नीचे की तरफ झुकेगा, थोड़ा सा ऐसा टिल्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके का इस तरीके से झुक जाएगा आपका मिरर, है ना। पहले कैसा था वो, पहले मान लीजिए ऐसा है, पहले मान लीजिए वो ऐसा था और बाद में कैसा हो गया, वो ऐसे हो गया। तो इस तरीके का जो इफेक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये पहला एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे ये जो है ना, मिरर की पोजीशन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो लाइट वेव्स आ रही है वो लाइट वेव्स ही आपको यहाँ पे स्केल के ऊपर रिफ्लेक्ट होने वाली है रीडिंग्स देने के लिए। दैट्स वाई वी आर फोकसिंग ऑन द पोजिशन ऑफ दिस मिरर। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मान लीजिए आपका जो वर्कपीस है उसकी हाइट कम है, स्टैंडर्ड वर्कपीस के छोटी हाइट है, तो आपका ये जो प्लंजर है वो क्या करेगा, नीचे की तरफ आएगा। नीचे, ये वाला एग्जांपल होगा, नीचे आएगा। ये जब नीचे आएगा तो ये क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल लीवर को, ये वाले एंड को क्या करेगा, ऊपर की तरफ ढकेलेगा, ऊपर। तो ये वर्टिकल जो लीवर लगा हुआ है वो क्या होगा, ऊपर की तरफ मूव होगा। जब ये ऊपर जाएगा तो मिरर को भी क्या करेगा, ऊपर की तरफ ढकेलेगा। तो मिरर जो इनिशियल पोजीशन में ऐसा था वो कैसा हो जाएगा, अभी जो पहले इनिशियल पोजीशन में इस तरीके से था वो कैसा हो जाएगा, अभी सेकंड वाले एग्जांपल में कैसा हो जाएगा, वो इस तरीके से कुछ हो जाएगा और ऊपर चला जाएगा वो। ठीक है, सो उसकी वजह से आपको क्या होगी, उसकी मदद से आपको अलग अलग रीडिंग्स यहाँ पे देखने को मिलेगी। आ रही है बात समझ में? यस सर। यस सर। ओके, यस सर। तो ये हो गया आपका मैकेनिकल ऑप्टिकल कंपैरेटर के बारे में। सो हम लोग आज जो है यहीं पे रुकते हैं और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।